जो हमारा दर्शक है वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर बीएचयू के इस कमरे में हो क्या रहा है। कि आप कह रहे हैं 6 करोड़ की आबादी पर 48 बिस्तर हैं, होने चाहिए 800 कम से कम। इससे नुकसान क्या हो रहा है? क्यों आपने ये ज़रूरी समझा कि चुनाव के बिल्कुल बीच में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? क्या आप सिर्फ अटेंशन लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे? लगातार 2.5 सालों से इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूँ और इस संदर्भ में कम से कम 50 लेटर लिख चुका हूँ। पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन एरा में जो हृदय की बीमारियां हैं वो बहुत ही रैम्पेंट हो गई है। पहले ओपीडी में मेरे एक महीने में 400 पेशेंट आते थे और आज रोज़ 15 इयर्स के अंदर रोज़ 400 पेशेंट आते हैं एवरी डे। तो 25 टू 30 टाइम्स, क्योंकि बीच में संडे है तो 25 to 30 टाइम्स इंक्रीज इन द कार्डियक डिजीज, स्पेशली सो आफ्टर द कोविड वैक्सीनेशन। दुख की बात यह है कि कोविड जैसी महामारी आने के बाद भी लोगों को, सब आदमी के वो टेरिफिक एक्सपीरियंस के बाद भी हॉस्पिटल जा रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, मारा मारी है, लेकिन सब हम 1 साल के अंदर ही भूल चुके हैं। आप अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। आमरण अनशन है ये, अनटू डेथ। चूंकि और लोग ना मरें, इनको बचाने के लिए, अपने मरीजों को बचाने के लिए आप खुद अपनी जान दांव पे लगाए हुए। कब तक इसे जारी रखेंगे और क्या प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं आप? 10 साल से प्रधानमंत्री हैं आप बनारस को एक एम्स नहीं दे पाए। हृदय रोगियों को देखते हुए एक कम से कम 250 बेड का एक डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनवाने की बात कही थी, वो भी नहीं हो पाई। स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार को दिए बगैर जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है, ये पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। चुनाव के आखिरी चरण को कवर करने के लिए हम बनारस या वाराणसी आए हुए हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, दूसरे फेज़ के बाद से प्रधानमंत्री के वाहियात बयान आप लगातार सुन रहे हैं, जिसमें हिंदू खतरे से है शुरुआत करके मंदिर खतरे में है और फिर वो कहते हैं आपकी भैंस भी खतरे में है। और अब इस तरह के बयानात के जो विपक्ष की बातचीत करने के तरीके को मुजरा कह रहे हैं। उसी शहर में जिस कंस्टिट्यूएंसी को वो 10 साल से, पूरे एक दशक से रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश में, और ये एक वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी कहलाई जाती है, इसी कंस्टिट्यूएंसी में एक डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ 16 दिन से न उन्होंने खाया है न पिया है, आमरण अनशन पे यहाँ बैठे हुए हैं। यानी एक तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण की पूरी राजनीति, जहाँ पर एक तबके से डराकर दूसरे तबके से वोट मांगा जा रहा है। ऐसे में आम आदमी का जो बुनियादी अधिकार है शिक्षा और स्वास्थ्य का, उसको लेकर यहाँ एक डॉक्टर, जब पूरा सिस्टम ही बीमार हो जाए तो डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर का काम होता है लोगों का इलाज करना, लेकिन जब सिस्टम बीमार हो जाए तो सिस्टम को दुरुस्त करना भी अहम है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर ओम शंकर मौजूद हैं। ये हेड हैं अभी तक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IMS में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्यों कर रहे हैं ये आमरण अनशन? क्यों 16 दिनों से इतनी सख्त गर्मी में, जहाँ टेम्परेचर तो यहाँ 40-42 के आसपास है, लेकिन यकीन जानिए महसूस होता है कि 50 डिग्री टेम्परेचर में आप यहाँ जी रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे, मैंने कहा अभी तक आप हेड हैं, मैंने सुना कि आपकी इस जो अनशन है इस पर ख़बर लेने के तो बात दूसरी है, आपको हटाने की तैयारियाँ चल रही हैं? जी, अभी तो पहले हेड की कुर्सी से कल एक नोटिफिकेशन आया देर रात में, और वो भी नोटिफिकेशन जो है वो जिस आधार पर आया बिल्कुल अवैध है। उनका कहना है कि मैं विभाग में अवेलेबल नहीं हूँ, जबकि पिछले 16 दिन से लगातार दिन रात 24 घंटे में संडेज़ हॉलीडेज़ में भी अवेलेबल हूँ और सारे ऑफिशियल काम कर रहा हूँ। एक भी फाइल मेरा पेंडिंग नहीं है और सारे पेशेंट रोज़ 100 पेशेंट से कम नहीं देखता मैं, इवन ऑन हंगर स्ट्राइक। और 16 दिन से आप घर नहीं गए? 16 दिन से यहीं और आप बैठा हूँ। दिल के डॉक्टर हैं, यहाँ तो बहुत सारी दिल की समस्याएं हैं, दिमाग की भी समस्याएं लोगों को हो रही हैं, उस पर तो बात करेंगे आपसे। लेकिन मुझे ये बताइए फिलहाल समस्या क्या है, क्यों आप 16 दिन से यहाँ आमरण अनशन पर हैं? समस्या सबसे पहले ये है कि आज आप देखें तो पूरे देश के अंदर, खास करके पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन एरा में जो हृदय की बीमारियां हैं वो बहुत ही रैम्पेंट हो गई है। हर तीसरा व्यक्ति जो है हृदय बीमारी से उनकी मौत हो रही है। आधे लोग 50 साल से कम आयु वर्ग के मर रहे हैं और 1/3 का हार्ट अटैक तो 40 साल से कम उम्र में हो रही है। और कोविड वैक्सीनेशन के तो बच्चा, बूढ़ा, जवान, नाचते गाते खेलते कूदते सबकी मौतें हो रही। यानी कोविड हृदय की बीमारियां आज एक विकराल समस्या बनी हुई है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस अस्पताल में पहले 48 बेड 6 करोड़ आबादी पर हृदय रोगियों के लिए थी, जिसके लिए हम लोगों ने लगातार संघर्ष किए। एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना, उस ब्लॉक में जो यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं और एक कमेटी उससे पहले थी, कमेटी के आधार पर डायरेक्टर साहब ने 8/3/2024 यानी 8 मार्च 2024 को
हृदय रोगियों के लिए नए भवन में संपूर्ण चौथा तल्ला और आधा पांचवा तल्ला इतने बिस्तर उनको अलॉट किया गया इलाज के लिए। लेकिन इनके अधीनस्थ जो मेडिकल सुपरेंट है, मेडिकल सुपरेंट उन जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता, वो उनके अपने सुपीरियर के आदेश को मानने से मना कर दिया, जिसमें डीन और डायरेक्टर साहब के दोनों के उसमें ऑर्डर थे और 9 तारीख यानी 9 मार्च 2024 से इस आदेश को लागू किया जाना था। उसके एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी जब लागू नहीं हुआ तो मैंने ये उसके लिए रिमाइंडर मैंने पत्र लिखे अपने वीसी साहब को, डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिनको लागू होना था, विथ जो लेटर एज ए प्रूफ। लेकिन फिर 2 हफ्ते और लागू नहीं हुए। फिर उसके बाद फिर पत्र लिखा तो इन्होंने उसके बाद किया कि ये जो बेड थे, ये बेड आज से नहीं बल्कि 2022 फरवरी में इनॉग्रेट हुआ था और 41 एडिशनल बेड हृदय विभाग को नए भवन में दिया गया था और पुराने भवन में 48 बेड पहले से थे। ये दोनों 48 तो काम कर रहे थे, लेकिन 41 बेड पर लगातार ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब इनको ताला लगा कर रखे थे। इस साहब का विशेषता ये है कि ये ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार में 2016 में दोषी पाए गए थे और जिनके लिए इन पर मतलब एक्शन लेने उनको पनिश करने के लिए आदेश हुआ था, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं आती हूँ इन साहब पर जिनके बारे में आप जिक्र करें, लेकिन अभी हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि आप कह रहे हैं कि किल्लत यहाँ पर बिस्तर नहीं मिलना है, बेड नहीं मिल रहा है, इससे नुकसान क्या हो रहा है? क्यों आपने ये ज़रूरी समझा कि चुनाव के बिल्कुल बीच में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? क्या आप सिर्फ अटेंशन लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्या है कि ये लगातार 2.5 सालों से इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूँ और इस संदर्भ में कम से कम 50 लेटर लिख चुका हूँ। जब चुनाव घोषित नहीं हुआ था तब भी मार्च, जिसमें मैं बता रहा हूँ, जिसका डेट बता रहा 8/3, उससे एक हफ्ते पहले मैंने आमरण अनशन का तब भी नोटिस दिया था, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से लगातार 50 पत्र मैंने यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, यहाँ के वाइस चांसलर साहब को कम से कम 50 पत्र लिखा था, डायरेक्टर साहब को, रजिस्ट्रार साहब को और मेडिकल स्टूडेंट को। बेड न मिलने से दिक्कत क्या हो रही है? हाँ, बेड नहीं मिलने से मरीजों के मौतें हो रही है, क्योंकि ये जो अस्पताल है इस आसपास के 6 करोड़ आबादी के लिए एक लौता अस्पताल है, जहां पुराने भवन में पहले से 48 बेड थे और बेड की कमी के लिए ही हमने 2014 में एक आमरण अनशन किया था जो 15 दिन तक चली थी और उसमें 1.5 साल तक लगभग सस्पेंड भी मैं हुआ था उस आंदोलन। तो 6 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ ये BHU का अस्पताल है और वो भी 48 बेड, जिनको बढ़ाने के लिए बाद में एक भवन बना जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, उसको एज ए एक्सटेंशन देना था, यानी 48 + 41 तो 90 के आसपास होता, लेकिन सच माने तो कम से कम 800 बेड होनी चाहिए। और लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से आप कह रहे हैं या तो बिस्तरों को ताला लगाया हुआ है कि कोई उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता? वो मैं वही कह रहा हूँ कि जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, ये चिकित्सा अधीक्षक साहब 2016 में भी चिकित्सा अधीक्षक थे और तब इनके ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार की वजह से मैंने इनको ब्लड बैंक के इंचार्ज से भी हटवाया था और मेडिकल सुपरिटेंडेंट पद से भी हटवाया था। लेकिन हटने के बाद साहब इतने माहिर कलाकार हैं कि वो उसके बाद फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई की कमेटी ने अनुशंसा की थी, उनको पद से हटाया जाना था, नौकरी से हटाया जाना था, लेकिन पद से तो हट गए, नौकरी में बने रहे। तो पहुंच ऊपर तक है उनकी पूरी यहाँ से सीधे वीसी साहब और वीसी साहब के बाद जो है उनका, इन दोनों का एक गठजोड़ है। राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन हम लोग की मूल लड़ाई रही है, जो 1.5 दशक से ये आंदोलन चल रहा है। आज जो आयुष्मान भारत है हम लोग के उस आंदोलन से जनित हुआ। इस देश में जो पॉलिटिशियन आज वी फॉर द पीपल टू डू पॉलिटिक्स ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, तो इन लोगों के बीच में अवधारणा के लिए लगातार हम लोग प्रयत्नशील है। लेकिन दुख की बात यह है कि कोविड जैसी महामारी आने के बाद भी लोगों को, सब आदमी के वो टेरिफिक एक्सपीरियंस के बाद भी हॉस्पिटल जा रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, मारा मारी है, लेकिन सब हम 1 साल के अंदर ही भूल चुके हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब उससे पहले भी मैं कह रहा था कि कोई भी ऐसी महामारी आएगी तो यू आर नॉट प्रिपेयर। कार्डियक डिजीज़ के बारे में मैं बताता हूँ कि जो आप बता रहे थे कि एक कम से पहले OPD में मेरे 1 महीने में 400 पेशेंट आते थे और आज रोज़ 15 ईयर्स के अंदर रोज 400 पेशेंट आते हैं एवरी डे। तो 25 to 30 टाइम्स, क्योंकि बीच में संडे है, तो 25 to 30 टाइम्स इंक्रीज इन द कार्डियक डिजीज, स्पेशली सो आफ्टर द कोविड वैक्सीनेशन। दिस इज
वेरी वेरी सीरियस। तो हो जब सकता पता, है लोग अगले संकट का इंतजार कर रहे हो, आप कह रहे हैं साल भर में मैं भूल उसी गए। के लिए पहले तो से विपक्ष ने कोई संज्ञान लिया, आपकी इस बात को कोई विपक्ष समर्थन किया? विपक्ष के संज्ञान में एक जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया था, लेकिन वो भी एक पॉलिटिकल ट्वीट था जो सही नहीं था। उस आई डोंट फील कि वो पॉलिटिकल होना चाहिए था, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जिस पर हम लोग की एक आम अवधारणा होनी चाहिए थी। ये इसलिए होना चाहिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार को दिए बगैर जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्वास्थ्य के मुद्दे को देखें कि क्यों इतना गंभीर है, क्यों राइट टू हेल्थ होना चाहिए, इस देश में 5 करोड़ आदमी हर साल WHO के आंकड़ों के हिसाब से इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि वो या उनके परिवार के कोई न कोई सदस्य बीमार हो जाते हैं, और बीमारी उसके गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप इसको ये कार्ड नहीं, हम लोग का जो आइडिया वन से कि राइट टू हेल्थ होना चाहिए, तो आपको नेशनल आइडेंटिटी के लिए कोई भी प्रूफ होना चाहिए कि आप भारतीय हो। कोई भी सर्टिफिकेट लेकर जाओ, अस्पताल में घुसो, पूरा ट्रीटमेंट लो, घर जाओ विदाउट पेइंग सिंगल पेनी मनी। लेकिन ये कोई खैरात नहीं है, और ये ना ही कोई फ्री है। दिस इज़ टैक्स पेयर्स मनी एंड एवरीबडी इज टैक्स पेयर। ये जो गलत अवधारणा पैदा की गई है पूंजीपतियों द्वारा कि हम लोग टैक्स पेयर हैं और आप लोग टैक्स पेयर नहीं, टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। बहुत लंबी चौड़ी एक फहरिस्त आपने तैयार कर दी है मुद्दों की, और यहाँ देखिए राजनीति जो है वो दूसरे ही मुद्दों पे हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो सिस्टम का इलाज करने की जो पूरी कोशिश की है, न सिर्फ के मरीज़ का बल्कि सिस्टम को दुरुस्त करने की, ये आपकी मंजिल तक पहुँचे। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।